नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट नंबर 10। इसके अंदर हम स्पेशली आज डिस्कस करेंगे सोइल साइंस के क्वेश्चन, है ना। सोइल साइंस हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल साइंस। ये जो एमसीक्यू सीरीज है हमारी सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे AFO है, SCDO है, REO है, RHU है, जितने भी एग्जाम है, NFL है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप IUPAS AFO की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये आपको कोर्स मिल जाएगा, जो कि 8 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आपको डेली 4 आवर्स लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है, 4 घंटे, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज, जिसकी वैलिडिटी है कितनी है, 1 ईयर, और जो फीस है मात्र 1500 रुपये इसकी। अगर आप NFL का आपने फॉर्म डाला है, MR का, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का, तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 50 टेस्ट है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 50 है। इसका प्राइस ओनली 250 है। और यहाँ पर आपको 15 जो हैं फुल लेंथ टेस्ट है, 35 एग्रीकल्चर के टेस्टेड है। अगर आप ओनली 3 मंथ के लिए IUPAS कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको ये भी कोर्स अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट, अब आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। टेलीग्राम चैनल पर आप बिल्कुल जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं MCQ फ्री। और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी आपको करंट और जो MCQ यहाँ भी आपको मिलते हैं डेली। तो आप ये दोनों पर बिल्कुल भी जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको डेली यहाँ पर MCQ अवेलेबल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज द मेन सोर्स ऑफ बोरोन इन सोइल। कि सोइल के अंदर बोरोन का सोर्स मेन क्या होता है, ठीक है ना। बोरोन जो होता है एक माइक्रो न्यूट्रेंट है। बोरोन क्या है तो याद रखना, एक माइक्रो न्यूट्रेंट है ना। क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंट आता है। और मेन इंपॉर्टेंट ये नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल है। तो बोरोन जो है, ठीक है, क्लियर है। तो बोरोन का जो सोर्स है वो होता है कौन सा, टर्मेलिन। बोरोन का जो सोर्स होता है कौन सा मिनरल होता है, टर्मेलिन होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछते हैं, क्या पूछते हैं एग्जाम के अंदर, कि जो पाइरुलोसाइड है, ठीक है, ये किसका सोर्स होता है, तो ये होता है मैग्नीज, Mn का है। याद रखना आप, Mn का सोर्स होता है पाइरुलोसाइड। और हेमेटाइट क्या है, ये आयरन का ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये किसका होता है, आयरन का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो के अंदर जो ब्लैक हार्ट या, ठीक है, बीमारी जो होती है किससे होती है, तो आंसर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होती है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पुअर वेंटिलेशन। क्या आता है, पुअर वेंटिलेशन भी आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेबिलिटी ऑफ द मोलिब्डेनम एट विच pH। कि मोलिब्डेनम की अवेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस pH पर होगी, तो सबसे ज़्यादा होगी भाई 7.5 पर। क्योंकि आपको मालूम है जो MO होता है, इसकी जो अवेबिलिटी है, जब हम pH को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं हम, pH जब बढ़ाते हैं तो pH के बढ़ाने से MO की अवेबिलिटी बढ़ती है। तो हायर pH पर आपको MO अवेलेबल होगा। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किस मिनरल की अवेबिलिटी pH बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है। तो आपको आंसर याद रखना है MO की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर, 7.5 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट डोमिनेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट। भू परपट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो खनिज है परसेंटेज वाइज कौन सा होता है, तो फेल्सपार होता है भाई। कितना, 48% होता है। जो कार्ड्स होता है वो 36% होता है। और माइका होता है, कितना होता है, 10% है। ये आपको याद रखना सिंपली। क्वेश्चन नंबर 5, वाल्क एंड ब्लैक मेथड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिटर्मिनेशन अलाउ परसेंटेज ऑफ रिकवरी। देखो वाल्क एंड ब्लैक मेथड जो होता है ऑर्गेनिक मैटर को डिटर्मिनेशन की एक मेथड होती है, जिसमें रिकवरी परसेंटेज एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है 74%। ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना 74%। किसके लिए मेथड होता है, तो आंसर ऑर्गेनिक कार्बन के डिटर्मिनेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ओनली ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। की ओनली है ना, ऑर्गेनिक पूछ रहा है, यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन सा होता है, कार्बनिक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है यूरिया। क्या है, याद रखना, यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। कैसा है, यूरिया जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है ना। कैसा होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। और ये होता है नाइट्रोजनस के अंदर एमाइड फॉर्म। कौन सा होता है भाई, ये होता है एमाइड फॉर्म। यूरिया इज द एमाइड फॉर्म फर्टिलाइजर, याद रखना। इसका जो फॉर्मूला होता है NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला होता है ना। नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है, तो नाइट्रोजन जो होती है 46%, कितना होती है, 46% होती है। ये जो अमोनियम सल्फेट है इसके अंदर नाइट्रोजन होती है 20.6% नाइट्रोजन इसके अंदर अवेलेबल होती है। और जो कैन होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भाई 26% इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। और डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP ये
तो डीएपी को होता है 18% नाइट्रोजन और 46% क्या होता है फॉस्फोरस P2O5 होता है, तो आप इनको याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ओल्सन मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द अवेलेबल इन, मिट्टी में किसकी उपलब्धता जांचने के लिए ओल्सन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ओल्सन मेथड का यूज करते हैं दोस्तों फॉस्फोरस के डिटर्मिनेशन में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि फॉस्फोरस के डिटर्मिनेशन में कौन सा मेथड यूज करते हैं, ओल्सन मेथड। ठीक है, अब देखो दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, एक आता है ब्रेस नंबर 1, ठीक है, एक आता है ब्रेस नंबर 1 मेथड, है ना, ये भी आएगा। इस मेथड का यूज जो है किस में करते हैं, तो भाई इस मेथड का यूज भी फॉस्फोरस के डिटर्मिनेशन में करते हैं, इस मेथड का यूज भी हम किस में करते हैं, फॉस्फोरस के डिटर्मिनेशन में, लेकिन मीडियम अलग अलग होते हैं। इस मेथड का उपयोग करते हैं हम एसिडिक मीडियम के अंदर, और जो हमारा होता है ओल्सन मेथड जो है, ओल्सन मेथड इसका यूज याद रखना आप, ये भी फॉस्फोरस के लिए, लेकिन ये होता है एल्कलाइन कंडीशन। ठीक है, एल्कलाइन कंडीशन, ये जो होता है ना ये एसिडिक एंड न्यूट्रल कंडीशन के लिए होता है, याद रखना, एसिडिक एंड न्यूट्रल कंडीशन के लिए जो कौन सा होता है, ब्रेस नंबर 1 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ओल्सन मेथड जो होता है किसके डिटर्मिनेशन में, तो फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फोरस के डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं, किस मीडियम में, क्षारीय माध्यम है, आपसे पूछा जाए एल्कलाइन मीडियम के अंदर इसका यूज करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो 2 मेथड होते हैं। नाइट्रोजन के डिटर्मिनेशन के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है, अगर आपसे पूछा जाए टोटल नाइट्रोजन, है ना, टोटल नाइट्रोजन के लिए हम यूज करते हैं जेल्डाल मेथड। कौन सा, जेल्डाल मेथड होता है टोटल नाइट्रोजन अवेलेबल के लिए। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि अवेलेबल नाइट्रोजन किससे निकालते हैं, अवेलेबल नाइट्रोजन ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड है, KMnO4, कौन सा, KMnO4 है ना, पोटेशियम परमैंगनेट मेथड होता है अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए, और टोटल नाइट्रोजन के लिए होता है जेल्डाल मेथड। पोटेशियम के लिए यूज करते हैं फ्लैम फोटोमीटर, क्या यूज करते हैं याद रखना, फ्लैम फोटोमीटर, पोटेशियम के लिए यूज करते हैं फ्लैम फोटोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल सोइल पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक पैटर्न, कि एक विशिष्ट पैटर्न में व्यक्तिगत मिट्टी के कणों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों सोइल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसी है, उनकी व्यवस्था कैसी है, उसे क्या बोलते हैं हम सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं। सोइल टेक्सचर क्या होता है, ये होता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ, ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट के लिए, है ना, सैंड सिल्ट के लिए, ये तीनों का क्या होता है रिलेटिव प्रोपोर्शन। लेकिन मृदा के कणों का, सोइल पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को, व्यवस्था को क्या कहते हैं हम, तो आंसर यहाँ पर सोइल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे अलग अलग अरेंजमेंट होता है ना, प्रिज्मेटिक आपको मिल जाएगा, कौन सा, प्रिज्मेटिक होता है, ठीक है, प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है स्पोरोइडल स्ट्रक्चर होता है, मान लो ये 4 ही होते हैं स्पोरोइडल, ठीक है, राउंड फॉर्म जो होता है। तो सबसे बढ़िया कौन, एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट होता है स्पोरोइडल के अंदर होता है क्रम्बी स्ट्रक्चर, कौन सा, ठीक है, क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, वो बेस्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अवेलेबल वाटर एज, तो देखो अवेलेबल वाटर जो होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस बिल्टिंग पॉइंट। पहले आपको समझना होगा कि अवेलेबल वाटर हम किसकी बात कर रहे हैं। देखो अगर आपने पढ़ा होगा कि प्लांट कौन सा वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, प्लांट को कौन सा वाटर अवेलेबल होता है, कैपिलरी वाटर, ठीक है, कैपिलरी वाटर जो होता है ये प्लांट को क्या होता है अवेलेबल, ठीक है। अब जो कैपिलरी वाटर जो होता है ये होता है फील्ड कैपेसिटी से लेके हाइट यहाँ पर 31 तक, ठीक है, कैपिलरी वाटर जो अवेलेबल होता है, ठीक है, 1 ये होता है फील्ड कैपेसिटी यहाँ, और 31 पर होता है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट यहाँ, ठीक है ना। इधर इसके बीच में होता है विल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर होता है 15 ATM यहाँ पर, ठीक है, बिल्टिंग पॉइंट। तो ये फील्ड कैपेसिटी और बिल्टिंग पॉइंट के बीच का जो वाटर होता है, फील्ड कैपेसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है अवेलेबल वाटर। इसी को क्या बोलते हैं हम, अवेलेबल वाटर कहते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं अवेलेबल वाटर कहते हैं, याद रखना है ना, इसी को क्या बोलते हैं। ये पूरा कैपिलरी वाटर का पूरा वाटर अवेलेबल नहीं होता, कैपिलरी वाटर तो 1/3 से लेकर 1/3 है। कैपिलरी वाटर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना 31 तक, तो ये पूरा अवेलेबल नहीं होता। कैपिलरी वाटर और बिल्टिंग पॉइंट के बीच का जो वाटर होता है, ये बिल्टिंग पॉइंट है यहाँ, तो ये जो वाटर है फील्ड कैपेसिटी और बिल्टिंग पॉइंट के बीच का जो वाटर होता है यही प्लांट को उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है, तो इसको बोलते हैं हम अवेलेबल वाटर, ठीक है, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 10, द क्वांटिटी ऑफ SSP, इसके अंदर क्या होता है 16% P2O5 रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ राइस फील्ड एट ए डोज ऑफ 60 kg P2O5। ये न्यूमेरिकल है, आपसे पूछा है
कि 1 एकड़ के लिए, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ एसएसपी कितनी रिक्वायर है, ठीक है। क्या निकालना है आपको निकालना है क्वांटिटी ऑफ एसएसपी, है ना, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एसएसपी आपको निकालना है, ठीक है। कितने एरिया में पूछा है, तो आंसर है 1 एकड़ के अंदर, है ना, 1 एकड़ के अंदर। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है। आपको मालूम है कि 100 kg एसएसपी जो होता है, 100 kg एसएसपी के अंदर कितना % फॉस्फोरस होता है, 16% P2O5 होता है, ये हमको मालूम है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर होगा 16 kg, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, एसएसपी रिक्वायर्ड है ना, तो एक्स होगा एसएसपी में कितना, यहाँ पर दिया है डोज, रिकमेंडेड डोज कितना है 60, तो 60 kg P2O5। जब आप निकालोगे तो x बराबर, ये एसएसपी है ना, x एसएसपी, तो s बराबर आएगा यहाँ पर 60 × 100/16, तो ये आएगा लगभग 375 kg एसएसपी आ गया, है ना। ये आंसर नहीं है अभी, क्योंकि ये पर हेक्टेयर आया, ये जो पूरा यहाँ पर आया पर हेक्टेयर, है ना, लेकिन हमको पूछा है यहाँ पर 1 एकड़ का। तो कैसे निकालेंगे, देखो 1 हेक्टेयर बराबर आपको मालूम होता है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़, ठीक है। ये तो आपको देखो ये जो 375 आया ना 2.47, ठीक है, 2.47 लिखो चाहे 1 हेक्टेयर लिखो, एक ही बात है ना, बराबर 375 kg, यही आया। 2.47 लिखो चाहे 1 हेक्टेयर लिखो, बात बराबर है। तो हमको चाहिए एकड़ में, तो 1 एकड़ बराबर कितना होगा 375/2.47, ये आ जाएगा एकड़ में, तो ये लगभग आएगा 150 kg, कितना आएगा 150 kg आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सोइल इन स्वेलिंग क्लेज क्रैक वाइडली अपॉन ड्राइंग रिजल्ट इन श्रिंकिंग, शियरिंग एंड सोइल मास मूवमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि जिन मिट्टियों के फूलने वाली चिकनी मिट्टी अधिक होती है, सूखने पर दरक पड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप उसमें सुकड़ने तथा फटने तथा मृदा पिंड की खिसकने की क्रियाएं होती है, उसे किस सोइल के अभिलक्षण होते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि एक सोइल है, ठीक है, जिसके अंदर भाई क्या पड़ जाते हैं कि वो स्वेलिंग होती है, जिसके अंदर क्या होती है स्वेलिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं क्रैकिंग हो जाती है, जिसके अंदर क्या दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा देखो किस मिट्टी में होता है, ऐसा होता है बर्टी सोइल, ठीक है, बर्टी सोइल, ब्लैक सोइल। आप प्रैक्टिकली देखना ब्लैक सोइल के अंदर क्या होता है कि जब बारिश होती है, रेनफॉल होती है, मतलब जो मिट्टी जो वेट जो होती है, ब्लैक सोइल जब वेट होती है ये हो जाती है चिकनी, है ना, स्वेलिंग हो जाती है इसके अंदर, है ना, स्वेलिंग हो जाती है। जब ये ड्राई होती है ना, बरस आप देखो गर्मियों के अंदर समर सीजन में ड्राई होती है तो इसके अंदर पड़ जाते हैं क्रैक्स, दरारें पड़ जाती है ना, तो इसमें स्वेलिंग और श्रिंकिंग की कैपेसिटी होती है। बर्टी सोइल के अंदर, ब्लैक सोइल के अंदर किसकी कैपेसिटी होती है, तो ब्लैक सोइल के अंदर कैपेसिटी होती है स्वेलिंग और श्रिंकेज की। मतलब गर्मियों के अंदर तो क्या होता है दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। जब बरसात होती है तो स्वेलिंग होती है, चिपकने लगती है, ठीक है। ये किस सोइल के कैरेक्टर होते हैं, ये होते हैं भाई बर्टी सोइल के कैरेक्टर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज द लीस्ट हाइड्रोस्कोपिक, कौन सा फर्टिलाइजर लीस्ट हाइड्रोस्कोपिक है। अब देखो कौन सा होता है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, ये सबसे लीस्ट हाइड्रोस्कोपिक, सबसे ज्यादा कौन होता है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, आपने सुना होगा अमोनियम नाइट्रेट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो यहां पर मुझे सबसे कम 13, द मिनरल क्लोराइड हैज एक्स्ट्रा लेयर ऑफ, जो मिनरल होता है ना, क्लोराइड नाम का मिनरल होता है, ये भी नॉन एक्सपांडिंग होता है ना, तो क्लोराइड जो होता है 211 वाला होता है, 211, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं 22। अब ये 211 है तो एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, यहाँ पर क्या होती है एक एक्स्ट्रा लेयर होती है ना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर है, तो उस एक्स्ट्रा लेयर को कहते हैं ब्रूसाइड, ठीक है। देखो क्लोराइड जो होता है ये होता है 2H21H21, ये होता है 2H21H21, तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है ना, होती है ब्रूसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लाइमिंग मटेरियल आर सच दैट, कि निम्नलिखित चूना वाले पदार्थों के उदासीनीकरण का मान, मतलब आपको पता है कि जब हम जो एल्कलाइन सोइल होती है, ठीक है ना, क्या होती है, सॉरी एसिडिक सोइल, कौन सी एसिडिक सोइल, तो एसिडिक सोइल की रिक्लेमेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइम का। एसिडिक सोइल के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइम का यूज करते हैं। तो लाइम में सबसे ज्यादा जो न्यूट्रलाइजिंग पावर होती है वो किसकी होती है, तो ये होती है कैल्शियम, है ना, ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, क्यूक लाइम, है ना, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना या क्यूक लाइम कहते हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसके बाद होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर होता है कैल्शियम, आपको याद रखना ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अब एक मैच द पेयर है, खैरा डिजीज जो प्राइस किससे होती है, तो खैरा डिजीज जो प्राइस होती है भाई जिंक की डिफिशियंसी, किससे, जिंक डिफिशियंसी से। ब्राउनिंग को कॉलीफ्लावर होती है भाई बोरोन की कमी से, किससे, बोरोन से होती है।
पर्पल कलरेशन ऑफ द मेज लीफ, ये होता है भाई फॉस्फोरस की डिफिशियंसी। अब बचा फायरिंग ऑफ टोबैको डी, होता है पोटेशियम की। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, साइज ऑफ साल्टेशन इज। देखो साल्टेशन का साइज होता है 0.5 से लेके 0.1 से लेके 0.5 mm। क्या होता है ये विंड इरोजन जो होता है ना, विंड इरोजन, क्या याद रखना आप, विंड इरोजन जो होता है, कौन सा इरोजन, विंड इरोजन। तो विंड इरोजन जो होता है तो इसके तीन, एक होता है साल्टेशन, क्या होता है भाई, साल्टेशन। विंड इरोजन जो होता है ना, ये होता है साल्टेशन। तो साल्टेशन में क्या होता है कि जो सोइल पार्टिकल्स हैं ये जंप, बाउंसिंग और जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। साल्टेशन सबसे ज़्यादा सोइल का लॉस होता है 50 से लेकर 75% तक होता है, याद रखेंगे आप। इसमें जो कणों का साइज होता है, पार्टिकल साइज होता है 0.1 से लेकर 0.5, ठीक है। फिर एक दूसरा आपने सुना होगा सरफेस क्रीप, है ना, क्या होता है, सरफेस क्रीप होता है, क्या होता है, सरफेस क्रीप। ये सरफेस जो क्रीप होता है, ठीक है, ये कितना, तो आंसर है 0.5 mm से ज़्यादा। और एक होता है तीसरा सस्पेंशन, तीसरा कौन सा होता है, सस्पेंशन होता है। तो सस्पेंशन के अंदर होता है भाई लेस देन 0.1 mm। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हाई लाइम रिक्वायर्ड। भाई लाइम की सबसे ज़्यादा जरूरत किसको होती है, तो जिसको एल्कलाइन सोइल चाहिए, जिसको हाँ हाई पीएच चाहिए। लाइम की रिक्वायर्ड ज़्यादा किसको, जिसको हाई पीएच चाहिए। तो आंसर है सोयाबीन और शुगर बीट। क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन विच वर्क एज द एंटीकोगुलेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ रेट्स। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, वारफेरिन, सबसे इंपॉर्टेंट है वारफेरिन है जी। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक रोडेंटिसाइड होता है जो कि एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है। देखो एंटीकोगुलेंट क्या होता है, ब्लड को कोगुलेट होने से रोकने वाला होता है, तो वारफेरिन। क्वेश्चन नंबर 9, मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल आर प्रीडोमिनेंट। तो अभी जो मैंने आपको ब्लैक सोइल बताई थी ना कि बर्टी सोइल, ब्लैक सोइल के अंदर जो, ठीक है, श्रिंकेज और स्वेलिंग की कैपेसिटी होती है, मैंने आपको अभी बताई थी कि बरसात के अंदर तो क्या होती है, स्वेलिंग की कैपेसिटी, एंड ड्राई सीजन के अंदर श्रिंकेज की जो कैपेसिटी होती है कि नहीं, ये तो ब्लैक सोइल के अंदर जो स्वेलिंग और श्रिंकेज कैपेसिटी होती है ना, ये ड्यू टू मोंटमोरिलोनाइट। ये किसके कारण होती है, यही होती है मोंटमोरिलोनाइट, है ना, मोंटमोरिलोनाइट के कारण ही होती है। तो याद रखना ब्लैक सोइल के अंदर कौन सा क्ले मिनरल होता है, मोंटमोरिलोनाइट होता है, जो कि 2s2 टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पिजोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है ना, तो इसका यूज वाटर टेबल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द बोरोन डिफिशियंसी इन टोमेटो। टमाटर के अंदर बोरोन की कमी से क्या होता है, तो आंसर है यहाँ पर फ्रूट क्रैकिंग। क्या होता है, फ्रूट क्रैकिंग होता है। ये ब्लॉसम एंड रट जो होता है ना, BER, ये टमाटर के अंदर ही होता है। ये होता है भाई कैल्शियम की डिफिशियंसी, किससे होता है, कैल्शियम की कमी। और जो पफीनेस होता है, ये होता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, किससे, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ठीक है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, पुअर पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन है, पुअर पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन के कारण होता है। और फ्रूट क्रैकिंग हमने डिस्कस कर ही लिया, बोरोन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जिप्सम ब्लॉक कांट बी यूज्ड इन साल्ट अफेक्टेड सोइल, ठीक है, बिकॉज इंक्रीज कंडक्टिविटी। देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जिप्सम ब्लॉक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आप लास्ट लेक्चर देख लें। तो जिप्सम ब्लॉक अनसुटेबल फॉर सैलाइन सोइल, है ना, सैलाइन सोइल के लिए अनसुटेबल होता है, तो है ना, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, रिजल्ट जो है, रीडिंग जो है वो गलत आती है। क्वेश्चन नंबर 23, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑन क्ले कॉम्प्लेक्स हैव द टेंडेंसी ऑफ। अगर कैल्शियम किसी क्ले कॉम्प्लेक्स से चारों तरफ जुड़ता है ड्यू टू द एग्रीगेशन, उसे बोलते हैं हम एग्रीगेशन, झुंड बनाना, एक प्रकार से जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 24, क्लोराइड्स आर द वेसिकली सिलिकेट। मैंने आपको अभी बताया था क्लोराइड 211 होता है। तो क्लोराइड के बाद एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, ठीक है, मैग्नीशियम विद सम आयरन एल्यूमिनियम। तो जो एक्स्ट्रा लेयर होती है ना, ब्रूसाइट, जो अभी मैंने आपको नाम बताया था ब्रूसाइट, है ना, तो एक्स्ट्रा जो होती है वो मैग्नीशियम की ही लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 25, द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ मिनरल सोइल कंटेनिंग प्रीडोमिनेटली क्योलेनाइट, है ना, ठीक है, क्योलेनाइट जो क्ले मिनरल है उसका आपका CEC कितना होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो उसका होता है 3 से लेकर 15 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सोइल, ठीक है। याद रखेंगे जो क्योलेनाइट सबसे कम इसी का होता है। क्योलेनाइट जो होता है ना, क्योलिनाइट जो होता है, याद रखेंगे आप, ये नॉन एक्सपांडिंग है ना, क्या होता है, नॉन एक्सपांडिंग होता है, ठीक है, 1s2 होता है। चलिए इसके बाद इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द यंगर लीव्स ड्यू टू द प्लांट इज कैरेस्टेटिक सिम्टम्स हो। तो भाई ये इंटरवेनल क्लोरोसिस किससे होता है, नई पत्तियों पर आयरन की डिफिशियंसी, किससे होता है, आयरन डिफिशियंसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्लोराइड्स बिलोंग्स टू द, तो क्लोराइड जो होता है 2s2, है ना, या फिर 2
1 नॉन एक्सपांडिंग होता है। कैसा होता है? नॉन एक्सपांडिंग, याद रखना कैसा होता है? नॉन एक्सपांडिंग होता है, मतलब प्रसार की क्षमता इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसका जो होता है ना CEC, कभी आपसे पूछे CEC, तो ये लगभग किसके बराबर? लाइट के बराबर ही होता है ना। किसके बराबर? लाइट के बराबर ही होता है, 1540। मोलिबेडनम इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट बिकॉज इट, ठीक है, मोलिबेडनम जो है, पौधों को मोलिबेडनम की आवश्यकता थी क्योंकि है एक, तो आंसर है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का कोफैक्टर होता है। किसका? नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है, जो कि NO3- को बताया है ना, NO3- अवेलेबल कराएगा, तो भाई इसके लिए क्या चाहिए? MO है, तो उसका कोफैक्टर होता है MO। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकली, व्हेन ए सॉइल सैंपल वेटेड 20 ग्राम, ठीक है, व्हेन वेट, जब मिट्टी गीली होती है ना, जब मिट्टी क्या होती है? मोस्ट होती है, तब वेट, व्हेन 16 ग्राम व्हेन द ओवन ड्राई, ठीक है, जब वेट जो होता है वो 16 ग्राम होता है, तो आपको बताना है मॉइस्चर परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला होता है WM, मतलब जब वेट होती है, ठीक है, जब ड्राई होती है बाद में ड्राई, तो भाई पहले कितना वेट था? 20 - 16 अपॉन 16 इंटू 100, यहाँ पर 4 अपॉन 16 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया 4 और 4 से कट गया 25, तो आंसर कितना आएगा? 25%। तो मॉइस्चर परसेंट कितना आ गया सोइल के अंदर? 25%। क्वेश्चन नंबर 30, कैटफिश इज द इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ, कैटफिश जो है एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है किसका? तो आंसर है टोमेटो का, है ना, ये टोमेटो का, ये कैटफिश भी किससे होता है? तो आंसर है एबनॉर्मल कंडीशन के कारण होता है टमाटर के अंदर कैटफिश। आई होप सारे जो 30 क्वेश्चन हैं जो भी हमने डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।